Okay, let's start today's session, that is expenses or payment not deductible in certain circumstances under section 40A. So first section 40A2, that is payment to relatives or associates. That क्या बताता है, where the assessee incurs any expenditure in respect of which payment has been or is to be made. क्या लिख रखा है, payment has been मतलब कर दी या करनी है to a specified person. स्पेसिफाइड पर्सन ये नीचे यहाँ पे बता रखा है, वो अभी देखते हैं आपको. So much of expenditure is considered to be excessive. क्या क्या excessive और unreasonable shall be disallowed हो जाएगा by the assessing officer. मतलब अगर क्वेश्चन में देखो ना कि एक्सेसिव पेमेंट लिख रखा है, फेयर मार्केट वैल्यू सभी नीचे पड़ेंगे, तो वो सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा. वाइल डूइंग सो ड्यू रिगार्ड किसका रखना है, एफएमवी और गुड सर्विसेज जो भी होंगे, नीड्स ऑफ बिजनेस मतलब वो बिजनेस पर्सन की नीड है भी सही कि नहीं बिजनेस के अंदर. असेसिंग ऑफिसर मतलब ये देखेगा क्या उससे बेनिफिट डिराइव हो रहा है कि नहीं, मतलब उस असेसी को पेमेंट करने से. जैसे अगर मान लो जैसे एम्प्लॉयर का जैसे सैलरी कोई बंदा देता है या फिर किसी पर्सन को, तो उसको क्या होता है गुड्स मतलब गुड्स से सर्विस बेनिफिट मिलता है, सर्विसेज लेता है, तभी वो उसके अगेंस्ट पेमेंट करता है. मान लो जैसे मैंने अपनी वाइफ को रख लिया, मतलब वाइफ को मैं ऐसे एज अ पेमेंट दे रहा हूँ 50,000 पर मंथ की, और वो कुछ काम कर नहीं रही, तो जैसे वो हो जाएगा ना कि इंडिकेशन हो जाएगा कि मेरे को कोई बेनिफिट, मेरे को क्या बेनिफिट्स हो नहीं रहे बिजनेस के अंदर, मेरे को उसके बिजनेस के अंदर नीड नहीं है, तो वो सारा का सारा फिर डिसअलाउ हो जाएगा. जितना मतलब फेयर मार्केट वैल्यू तो उस केस में फिर नील हो जाएगी, क्या पता नील हो जाएगी, मतलब कि फिर क्वालिफिकेशन भी मैटर करेगी उतनी किसकी है. मतलब अगर वो कह दे कि घर से काम कर रही है, वो मेरा बिजनेस मैनेज कर रही है, तो फिर क्वालिफिकेशन आगे वो चेकिंग होगी, फिर असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करेगा फिर कितना मतलब हो जाएगा. ठीक है, बाकी देखते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है. इंडिविजुअल के लिए कौन रिलेटिव होगा. अब रिलेटिव एनी पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इफ इंडिविजुअल असेसी हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. ये क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, पता है ना कितना होता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में? 20%. 20%. हाँ, सब्सटेंशियल और रिलेटिव अगर देखो, या तो वो खुद ही कैरी कर रहा हो सब्सटेंशियल मतलब 20% से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में, या उसका रिलेटिव कोई कर रहा हो और होल्ड, तो स्पेसिफाइड पर्सन आ जाएगा. रिलेटिव और रिलेटिव तो तुम्हें पता होगा ना, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, इसमें लिख रखा क्या देखा अगर रिलेटिव. हाँ, ये रहा नीचे बता रखा है. इसमें रिलेटिव क्या क्या आएगा इंडिविजुअल में, स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर, लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल. मतलब उसकी वाइफ या मान लो देखो अगर वाइफ का केस है तो हस्बैंड, हस्बैंड का है तो वाइफ आ जाएगी. फिर उसके उसके भाई और बहन, किसके इंडिविजुअल के भाई और बहन है, ऑफ दैट इंडिविजुअल, ये भी ध्यान रखना उसके इंडिविजुअल के, ना कि उसके साथ वालों के. अब देखो क्या बात कर रहा है कि जैसे अब स्पाउस के रुको, अब चलो बात करते हैं जैसे उसके जैसे जो इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स के, उसके दादा दादी जो भी है, नाना नानी जो मतलब दादा दादी मतलब जो भी उसके फादर मदर होंगे वो, और जो उसके नीचे आएंगे मतलब उसके सन सन मतलब जो भी आते रहेंगे, ग्रैंड सन ग्रैंड जो भी आएगा वैसे रहेगा. अब चलो एक, अब ये बताओ चलो, अ, रुको एक बार पहले एक बार पूरा कवर अप करते हैं फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. एक कंपनी के केस में कौन होता है, डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ फर्म, मेंबर ऑफ फैमिली और एसोसिएशन, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला पॉइंट आ जाएगा, एनी पर्सन हु कैरीज बिजनेस प्रोफेशन इन विच कंपनी फर्म, और वही आ जाएगा, ये वो सेम पॉइंट है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इजी इसमें. अब इसमें क्या बता रखा है, ऑल असेसीज पर्सन क्या है, अब ऊपर पढ़ते पर्सन हुआ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द असेसीज बिजनेस, कौन किसके में, कंपनी में उसमें आ रखा है. अदर रिलेटेड पर्सन ऑफ सच हु मतलब जिस पर्सन ने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ओन कर रखा है ना कंपनी मतलब असेसिस बिजनेस के अंदर, तो उस केस में कौन कौन कवर आएगा, फिर वो साइड में वो बता रखा है, डायरेक्टर आ गया, उसका रिलेटिव आ गया. कंपनी के केस में क्या फर्स्ट मेंशन जो क्या लिख गया है, एनी कंपनी, एनी अदर कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन इन विच फर्स्ट मेंशन कंपनी वाज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. मान लो अगर कोई कंपनी का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कवर हो रहा है उसके अंदर, तो मान लो इसके कंपनी ने दूसरे के अंदर होल्डिंग करके ज्यादा, और उस कंपनी के अंदर फिर आगे इन वो हो रखे पर्सन की हायरिंग, तो फिर वो चीज चेक करनी पड़ेगी उसके केस में. बाकी तो इजी है. अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को उन्होंने डिफाइन करके क्या होता है, क्या होता है, इन केस वेयर द बिजनेस प्रोफेशन इज कैरीड ऑन बाय कंपनी, अगर कंपनी ने कैरी ऑन करता है सच पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस द बेनिफिशियल ओनर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर. कंपनी के केस में 20% ऑफ वोटिंग पावर,
और इन एनी केस अदर देन कंपनी के केस में क्या लगेगा 20% ऑफ द प्रॉफिट्स, ये ध्यान रखना। किसका लेना 20% ऑफ द प्रॉफिट्स अदर के केस में। एक में वोटिंग पावर कंपनी के केस में वोटिंग पावर लोगे कि कितना होल्ड कर रहा है ज्यादा, क्योंकि वहां तो होल्डिंग देखी जाएगी ना, मतलब कितने मेन तुम्हारा होल्डिंग चल रही है वहाँ, कितने तुम्हारे डिसीजन मैटर करेंगे वहां पे। और यहाँ पे अगर जैसे अब जो अदर केसेस होंगे वहां पे तो कुछ होगा नहीं। अब तो उनका मेन वहां पे क्या होगा, उनका मेन मोटिव जैसे तो प्रॉफिट, मतलब जैसे प्रॉफिट वो होगा ना, कि मतलब प्रॉफिट से हम चेकिंग कर सकते हैं कि कौन कितना शेयर ले रहा है उस पर्सन में, तो वो कवर अप हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? मतलब या तो 20% वोटिंग पावर हो या 20% कंपनी के केस प्रॉफिट में, शेयरिंग। कंपनी के केस में। हाँ मतलब 20 कंपनी के केस में 20% वोटिंग पावर और अदर केस में 20% प्रॉफिट शेयरिंग। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग का नहीं, प्रॉफिट का, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं। मतलब हिस्सेदारी प्रॉफिट की इतनी, वही वही हाँ वो ठीक। अपने आप आ जाएगी वही चीज। ठीक है, ये हो गया। किसी को कोई डाउट नहीं है बाकी? अभी बताओ पहले किसी को। भैया ये जो पॉइंट था ना एचयूएफ वाले में जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ, एचयूएफ वाले जिसमें में। नहीं ये जो एनी अदर कंपनी, ये नीचे जो ग्रीन ग्रीन हाईलाइटेड है, ग्रीन ग्रीन कहाँ हाईलाइटेड है? कौन मतलब सा बॉक्स ग्रीन बना है हाईलाइटेड? इसके अंदर। बॉक्स तो सारे बन रखे हैं, बता कौन सा बॉक्स? ऑल एसएससी वाला पॉइंट है ना जहाँ पर, हाँ उसमें कंपनी एपीओ और फॉर्म वगैरह दिया है। ठीक है। उसका थर्ड पॉइंट देखना एनी अदर कंपनी वाले में, हाँ उसमें फिर कंपनी मतलब दूसरी कंपनी होंगी, उसके पर्सन मतलब उसके मेंबर्स थोड़ी ना लेंगे हम, जिसने क्या होल्ड चीज? किए हुए हैं 20%। हाँ इसमें मतलब क्या पॉइंट लेंगे, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा एनी अदर कंपनी वाले में। अब देखो कोई एक कंपनी है ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर किसी हम्म दूसरी कंपनी का यहाँ पे 20% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है यहाँ पे, हम्म ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो ठीक सकता है। है, ये वाली कंपनी है इसके अंदर भी पर्सन वो हायर कर सकती है ना। हम्म तो मतलब कैरी ऑन, मतलब थोड़े उसके डिसीजन भी थोड़े वो तो मैटर करेंगे ना, कि अब क्या पता उसने अपना ही वो रख दिया हो। एक सेकंड, ये पीछे किसकी आवाज थोड़ी सारी है? कौन है? अंशिका थी। मुझे नहीं पता, नहीं मेरी आवाज थी वो ब्रेक ब्रेक होके आ रही थी, पता नहीं सामने से। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा था मैं, देखो अगर कोई सामने वाली कंपनी है तो वो भी उसके अंदर हायर कर सकती है ना अपना पर्सन। तो वो बात कर रहा है कि उसके पर्सन की, मतलब ये हो रहा है इस कंपनी में हम थोड़ा ना चेक करेंगे, इसका तो रेलेवेंट अलग ही होगा। हम इस कंपनी में चेक करेंगे ना, बिजनेस तो अभी हम इसका चेक कर रहे हैं। तो होल्डिंग तो फिर इस पर्सन की देखेंगे ना, जैसे कंपनी होगी। अब कंपनी को तो तुम क्या करोगे, तुम रिलेटिव मतलब जैसे करके, तो कंपनी को क्या पता कंपनी को पेमेंट हो रही हो डायरेक्ट। हम्म या तो ये भी केस हो सकता है कि कंपनी को डायरेक्ट तुम पेमेंट कर रहे हो। तो पेमेंट अब कितनी हो रही है, मतलब कोई गुड्स या सर्विसेज ली उस कंपनी से तुमने, तो क्या पता उस केस में तुम कितनी पेमेंट कर रहे हो, तो वो चीज चेक होगी। मतलब फिर वो केस टू केस डिपेंड करेगा, मतलब केस क्या है, या क्या पता उसने अपना कोई पर्सन हायर कर रखा हो, मतलब उस वहां पे। ओके भैया समझ गया। हाँ, अब किसी का कोई डाउट है? बताओ। नहीं है? चलो, नहीं। बी रेडी फॉर क्वेश्चंस देन। ठीक है, गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। इसमें उसका बाई तो रिलेटिव है ही नहीं, इसमें कवर ही नहीं 5 लाख डिसअलाउ होगा। 5 लाख डिसअलाउड, ओके। पूरा ही डिसअलाउ होगा। पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। बाकी अदर बताओ बाकी।
एक चीज और लिख देता हूँ इसके अंदर, एक सेकंड। जो अपन ने सेक्शन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं, कहीं और कोई सेक्शन ना लगा देना एक बार। एज पर सेक्शन 40A(2). चलो बताओ, अलाउड लिख लो या चलो डिसअलाउड लिख दो 40, क्योंकि वो डिसअलाउड की बात करता है ना, तो डिसअलाउड कर देते हैं, डिसअलाउड। चलो बताओ आंसर क्या आएगा तुम्हारा। मैंने तो 5 लाख बोला। 5 लाख। नील होगा शायद। नील होगा, ओके। तो तीनों के आंसर आ गए, मतलब एक का नील, एक का तुमने क्या बोला था अंशिका, 15 लाख, तुमने 15 लाख बोला था ना। हम्म। हाँ, तीनों ने अपने अपने ऑप्शन दे दिए जो पॉसिबल थे। 15 लाख, नील, 5 लाख। ब्रदर कवर ही नहीं होगा ना। हाँ चलो, ठीक बोला तुम, ब्रदर कवर नहीं होगा। तो ब्रदर को पेमेंट करोगे तो फिर कौन से सेक्शन के अंदर, 48(2) के अंदर कवर होएगा। नहीं। फिर तुम डिसअलाउड कैसे कर रही हो 48(2) में। फिर नील होगा। करेक्ट, नील होगा 48(2) के अंदर तो। कवर नहीं होगा तो फिर अब मतलब इस पेमेंट सेक्शन तुम में फिर रिलेटिव को पेमेंट ही नहीं कर रही हो। You are not हाँ। paying to the relative, and you are, so that you are not coming in this section. भाई आप ही ऐसे बोल रहे हो, आवाज आ रही है ऐसे। भैया बोल रहे हैं। ये पीछे से कोई किसी के क्रैकलिंग वॉइस कमिंग। आपकी आ रही है शायद भैया, कैसी। कट कट के आ रही है पीछे से आवाज। पीछे से मेरे यहाँ से नहीं आ रही, किसी और के वहां से आ रही है कट कट के। मेरे यहाँ से तो सही है ना। आपकी अंशिका आवाज आ ओपन रही है। करना, बाकी सारे क्लोज करके अंशिका ओपन करना। मुझे पता मेरे यहाँ से ही लग रहा आ रही है क्योंकि गेस्ट टाइम करता है। अरे नहीं नहीं, मेरी वॉइस क्रैक होके आ रही है वो। मेरी तो नहीं आ रही। डबल स्टार, थोड़ा सा चलो इरेज कर देता हूँ यार, मेरे को देखना है ये वाला प्रोविजन। डबल स्टार इस पे है। Payment in excess of 10,000, otherwise through prescribed modes. Section 40A, subclause 3. Where the assessing any expenditure in respect of payment. क्या लिख रखा है देखना, पेमेंट और एग्रीगेट। एग्रीगेट चेक करेंगे हम, और पेमेंट्स मेड टू अ पर्सन, एक पर्सन को, इन अ डे, अदरवाइज देन बाय, किसको, इन चीजों को छोड़ के, किस किस को, अकाउंट पे, बैंक अकाउंट, अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक ईसीएस सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, और अदर ई मोड एक्सीडिंग 10,000, मतलब कैश बियरर चेक, उनको उनको कह रहे हैं, उन वहां पे बात कर रहा है कि अगर उनसे, अगर तुमने 10,000 से एक्सेस पेमेंट कर दी, सच एक्सपेंडिचर शैल बी नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मतलब जितने भी तुमने अगर 10,000 से मतलब जैसे एक्सेस कर दोगे तो सारा का सारा डिसअलाउड कर देगा ये सेक्शन के अंदर। अगर तुमने अदर देन ये अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस और अदर ई मोड इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया है, 10,000 वो इन चीजों से करोगे तो पूरा का पूरा अलाउड है। बाकी उसे करोगे तो सारा का सारा डिसअलाउड हो जाएगा। और अपना ये ध्यान रखना कि अगर तुमने कोई एसेट्स के लिए मतलब किसी के लिए पेमेंट करोगे तो वहां पे भी डिसअलाउड हो जाएगी। मान लो तुमने 1 लाख के एसेट परचेज की थी, उसमें से तुमने 20,000 का कैश पे कर दिया एक ही दिन में एक पर्सन के खिलाफ, और बाकी ईसीएस से मतलब उसे पे कर दिया, तो अब एसेट की वैल्यू 80,000 होगी, ना कि 1 लाख। ये ध्यान रखना, क्योंकि कैश वाला डिसअलाउड हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी, फिर डेप्रिसिएशन तुम्हारा चेंज हो जाएगा वहां से। तो अपना ध्यान रखना इसमें। जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर 32 हुआ, 4 कैश पेमेंट्स हुई हैं 8,000 की। अब क्या बात कर रहा है, एक 10 बजे, एक 12 बजे, एक 3 बजे और एक 6 बजे, द एंटायर एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में पूरा एक दिन हमें एग्रीगेट पेमेंट चेक करनी है। हमने ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पे क्या,
एग्रीगेट्स ऑफ पेमेंट इन अ डे टू अ पर्सन, आगे कवर हो गया है। एक पर्सन को किया है, एक दिन में 10,000 से ज्यादा होगी, कैश में कर दी, सारा का सारा डिसअलाउड। अब आगे पेमेंट इन 10,000 मेड अदरवाइज देन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मोड टू बी इनकम इन द सब्सिक्वेंट ईयर इफ एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड इन एनी प्रीवियस ईयर ऑन ड्यू बेसिस। मान लो जैसे कोई एक्सपेंडिचर था वो ड्यू बेसिस पे करंट ईयर, मान लो जैसे प्रीवियस ईयर 2021 में अलाउड हो गया था, तुमने क्लेम कर ली डिडक्शन ड्यू बेसिस के लिए, अब इसकी पेमेंट नहीं हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में मान लो तुमने जब पेमेंट करी उसकी 21 22 में, एक सेकेंड, जब तुमने उसकी पेमेंट करी 10,000, मतलब नेक्स्ट ईयर में, मतलब 2022 में, तो वो कर दी तुमने, मान लो 10,000 से ज्यादा एक्सेस ऑफ मतलब 15,000 की मान लो तुमने कैश में कर दी, तो 15,000 तुम्हारी इनकम बन जाएगी। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जैसे करोगे तो उसको कि तुमने नेट प्रॉफिट निकाल रखा होगा, तो तुम उसमें तुमने क्या किया होगा, ट्रीटमेंट बताना मेरे को, जो तुम्हारा जैसे करंट ईयर का आ रखा होगा एड बैक 40,000। कर देंगे, एड बैक। करेक्ट, क्योंकि तुमने अपने कंसीडर नहीं किया होगा उसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो तुम अब इसको कंसीडर करके ऐड बैक कर दोगे वापस, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ एन एसएससी फॉलोइंग मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग an expenditure allowed as deduction in any previous year on due basis and payment has been made in subsequent year otherwise then, वही बात कर रहा है इसमें, तो डिसअलाउड हो जाएगा एग्रीगेट वाला, ठीक है। अब ये ध्यान रखना क्या, इंक्रीज लिमिट हो जाएगी, वो भी क्या कितनी 35,000, वेयर पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्ट, किसको, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को, अदरवाइज एंड बाय, वही आ जाएगा, बस वहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के केस में। अब ट्रांसपोर्ट ये वाला देख लेना क्या क्या चीज आती है, फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स, कैरियर, और मतलब ये तीनों चीजें आएंगी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। अब ये भी देख लेना किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर सारे भी नहीं, इन इन चीजों के लिए आएंगे वो भी, ये अपना लिख के चलना, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स फॉर व्हाट पर्पस, अपना ये लिख के चलना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अब आगे ये, अब यहाँ पे डिसअलाउंस का प्रोविजन नहीं लगेगा, कब कब, लोन की ट्रांजैक्शन होगी, अगर मान लो लोन का तुमने कोई स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट को पेमेंट करोगे 10,000 से ज्यादा कैश किया है इंटरेस्ट की, क्या लिख रखे को, मेरे अकाउंट पे जाकर अदर, एक सेकंड, ये वाला इंटरेस्ट डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, ये वाला एक बार पॉइंट पढ़ते हैं इंटरेस्ट का, क्या लिख रखा है, इट लोन ट्रांजैक्शन का, इट डज नॉट अप्लाई टू लोन ट्रांजैक्शन, मतलब लोन पे नहीं होगी, एडवांसिंग मतलब कर सकते हैं, डज नॉट कंस्टिट्यूट एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम, रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल लोन। अब देखो प्रिंसिपल लोन की तुमने लोन अपने कोई प्रॉफिट एंड लॉस में तुमने जब दिखाया होगा, इनकम तो दिखाई नहीं होगी, अब जब तुम उसकी पेमेंट कर रहे हो तो उसकी कैसे दिखा दोगे, मतलब पेमेंट मतलब उसकी डिडक्शन लोगे, तभी इसकी कोई डिडक्शन तो मिलती नहीं प्रिंसिपल अमाउंट की। अब बात करें किसकी, हावर इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ एक्सीडिंग 10,000 are required to be made by account pay check or draft ECS otherwise prescribed mode, मतलब इसकी बात करें इंटरेस्ट की, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट तुम्हें क्या उसमें करनी पड़ेगी कैश में, अगर ज्यादा करोगे तो डिसअलाउ कर देगा वो, क्या करा है, एक्सीडिंग 10,000 रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय अकाउंट पे चेक, मतलब 10,000 से ज्यादा करोगे तो तुम उसमें अकाउंट पे चेक यूज करना उस केस में। ठीक। हाँ, अब पेमेंट मेड बाय कमीशन एजेंट्स 10 कमीशन requirement doesn't apply to advance payment, however the commission agent pays provision, अब ये वाली पढ़ते हैं एक बार, ये वाला, for the same reason this requirement does not apply to advance payment concerned against the supply of goods, ठीक है, where commission agent purchases goods on his own account, ठीक है, commission agent ने but not on commission basis, the requirement will apply, the provision regarding payments of such person apply equally to payments made for goods purchased on credits। अभी क्या बात कर रहा है, चलो यार इसको भी थोड़ा डिटेल में करना हो तो चलो, दिस रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई टू पेमेंट मेड बाय कमीशन एजेंट फॉर गुड्स रिसीव्ड बाय देम फॉर सेल ऑन कमीशन बिकॉज सच पेमेंट इज नॉट एन एक्सपेंसिव डिडक्टेबल, does not apply commission agents apply to payment made by commission agents for goods received by them। एक सेकंड को ये वाला थोड़ा सा एक बार पढ़ता हूँ मैं भी यार, इसका थोड़ा चलो एक बार इंटरप्रिटेशन करते हैं, चलो एक बार पहले बाकी कवर अप करवा देता हूँ सेक्शन सेशन के अंदर, फिर वो ना रह जाए।
मुझे क्या लग रहा है ना उसमें, कि अगर हाँ कमीशन एजेंट है और एडवांस वाला दोनों केस है तो उसमें अलाउ नहीं है, मतलब उसमें ये कंडीशन नहीं लगेगी। बट अगर उसने अपने नाम पर करा तो फिर एजेंट का काम ही नहीं हुआ, तो फिर ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, वो कह रहा है। मैं ना वो तो मैं समझ गया था, मैंने इसके ऊपर रीजन समझ रहा था कि क्यों अब बताओ तुमने ये डिडक्टेबल क्यों एक्सपेंडिचर बताओ ऊपर वाला, एडवांस पेमेंट जो तुमने किया वो डिडक्टेबल क्यों नहीं है? एडवांस पेमेंट चलो इसमें क्या लिख रखा है, अब ये भी ध्यान रखना क्या लिख रखा है यहाँ पे, एडवांस पेमेंट। सेम एडवांस रीजन पेमेंट के लिख केस दिया। में नहीं। हाँ चलो एक बार ऊपर क्या पढ़ा था, गुड रिसीव्ड बाय देम सच पेमेंट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल, पेमेंट मेड बाय कमीशन एजेंट फॉर गुड रिसीव्ड बाय देम ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अब बताना ऊपर वाला क्यों डिसअलाउड हो गया, बताना एक बार, मतलब क्यों, मतलब उस पर नहीं लगेगा ये वाला, क्यों ऊपर डिडक्टेबल मतलब नहीं है एक बार ये, मेन में मतलब नहीं लग रहा, डिडक्टेबल क्यों नहीं है, डिडक्टेबल क्यों नहीं है एक बार ये बताओ। क्योंकि वो एक्सपेंडिचर के तौर पे दिखाया नहीं होगा हमने कमीशन। क्या? मतलब जो हमारा जो एक्सपेंडिचर कमीशन के बेस पे हो रहा है वो अप्लाई नहीं होगा, मतलब वो सेल कमीशन जो उस पे हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कमीशन पे, वो अप्लाई एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल ही नहीं होगा ना पहले। क्यों नहीं होगा एक्सपेंडिचर, वही वो तो यहाँ पे लिख रखा है ना कि एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल ही नहीं है, क्यों नहीं है वो बताओ। एक्सपेंडिचर मैं डिडक्टेबल। ये रीजन करने की सोच रहा था, अब क्यों डिडक्टेबल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तो जैसे हमने लोन में पढ़ा था वो तो दिख गया था कि वो हम लोन की, जब तुमने मतलब सामने जब लोन लिया होगा तो तुमने इनकम थोड़ी ना दिखाई होगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, जब डिडक्शन ले रहे हो उसकी प्रिंसिपल पेमेंट की, इंटरेस्ट की चलो लो इंटरेस्ट क्योंकि तुम ओवर एंड अबव उस पे पेमेंट करोगे, तो बाकी की तो नहीं करोगे ना। इंटरेस्ट इसका एक बार दिखाई। रीजन मैं लास्ट में बताता हूँ, एक बार सर्च करके बताऊंगा इसको मैं, रीजन क्या है इसका। एक बार तो हमने पढ़ लिया कि अगर कमीशन एजेंट पेमेंट करेगा, मतलब कमीशन एजेंट को क्या, कोई पर्सन कमीशन एजेंट को करे तो उस केस में उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब वो उसकी मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब कह रहा हूँ ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा 40A3 वाला। अब आगे, वेयर पेमेंट इज मेड टू, किसको पेमेंट अब किसको करें, आरबीआई को, बैंकिंग कंपनी एसबीआई, उसकी सब्सिडरी कोऑपरेटिव बैंक, एलआईसी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल एलआईसी, पेमेंट इज मेड टू गवर्नमेंट एंड अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय, ठीक है, पेमेंट इज मेड बाय एनी लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि ये भी थ्रू बैंक ही होता है, मतलब मोस्टली, मतलब अगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो मतलब कोई और किसी और एजेंट के थ्रू नहीं। टेलीग्राफिक ट्रांसफर ये तो पहले होता था, मतलब मेल और मतलब जैसे अब भी पता नहीं मेरे को किसी लोकेशन में होता है कि नहीं, वैसे अब तो नहीं है। अब बुक एडजस्टमेंट फ्रॉम एनी अकाउंट इन बैंक टू एनी अदर अकाउंट इन दैट, मतलब बुक एडजस्टमेंट जैसे वो होते हैं ना कि यहाँ से अमाउंट, जैसे कई बुक्स मैच नहीं करी होती है, फिर मतलब मैच नहीं, मतलब जैसे किसी और के लिए रिक्वायरमेंट होती है कैश का, तो मान लो कैश भेजने हैं, तो मतलब उस केस में भी नहीं होगा कि जैसे एक बैंक से हम दूसरे बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं अपने, तो मतलब उसके लिए भी नहीं होगा, अपने बैंक अकाउंट नहीं, मतलब कोई जो बैंक कर रहा होगा वो, उस केस में हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल ओनली टू अ बैंक, क्या मैं अगर मतलब अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर हमें उसे पेमेंट बैंक को करनी है उस केस में 10,000 से ज्यादा, क्योंकि वहां हमें रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अब बताऊँ देखो यहाँ पे भी सारे क्यों नहीं, ये सारे मतलब इसमें 10,000 क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि हम वहां से हम प्रूफ ले सकते हैं कि इन्होंने 10,000 से ज्यादा कैश में दिया कि नहीं दिया, मतलब उन्हें, क्योंकि उनकी प्रॉपर मतलब बैंक को दोगे तो तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा कि तुम्हारे अकाउंट में तुमने कितना कैश किया है, एलआईसी वगैरह को दिख जाएगा, अगर मतलब क्योंकि वो तो रिकॉग्नाइज जैसे वो है ना एक इंस्टीट्यूट है, उनमें जैसे लगा दो एंटिटी है एक तरीके से, और एक गवर्नमेंट को तो पता ही है रीजन, मतलब गवर्नमेंट कम कर रहे हैं तो इसलिए इन पर्सन के लिए मतलब वो नहीं है उस पर लिमिट्स। अब आगे, अब आगे इम्पोर्टेंट कुछ है इसमें, रुको मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा ऊपर वाले जैसे इंपॉर्टेंट थे बैंक को ट्रांसफर करने वाले, एक एक करके जाना, क्या पेमेंट परचेज ऑफ क्या एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एक बार बस रीडिंग होनी पता होनी चाहिए, फिश प्रोडक्ट्स कल्टीवेटर, मतलब इन पे भी अप्लाई नहीं होगा। एक सेकेंड, वेयर पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ सैलरी to his employees after deducting income tax from salary in accordance with provisions of 192 is temporarily posted for continuous period of 15 days more than normal place of shift। इसका भी एक बार तुम्हें पढ़ के बताऊंगा ये वाला एक बार चीज,
बाकी इतने मतलब तुम्हारे लिए इतने रेलेवेंट इतने नहीं है, बाकी जो ऊपर पड़े वाले पड़े थे ना वो थोड़े ज्यादा रेलेवेंस है, जो तुमने बताए थे। बैंक वाला ज्यादा है, बैंक, LIC, गवर्नमेंट वाले, वहां थोड़ा ध्यान रखना अपना। एक ये वाला करके जाना क्या, और एक ये वाला रखो क्या, पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू हिज एजेंट, अपने एजेंट को दे रहा है क्या, फॉर टू मेक पेमेंट इन कैश फॉर गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, कि मान लो हमने एजेंट को दिया और वो हमारे बिहाफ पे आगे पेमेंट कर देगा उसको, हमारे लिए। और क्या, वेयर पेमेंट इज मेड बाय ऑथराइज्ड डीलर और मनी चेंजर अगेंस्ट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, जैसे हमें फॉरेन करेंसी परचेज करनी है तो हमने मान लो उसके केस में जो ऑथराइज डीलर होगा हमने वहाँ उसको कैश पेमेंट कर दी 10,000 से ज़्यादा, तो वो भी अलाउड हो जाएगी। मतलब उसकी क्या डिडक्शन तो वैसे क्या ही लोगे, मतलब फॉरेन मतलब अगर पेमेंट करोगे तभी अलाउड होगा ना वो तो। इसकी मतलब डिडक्शन क्या लोगे, फॉरेन करेंसी तो तुमने वो तो बस ट्रांसफर किए अपने, चाहे पेमेंट की होगी लेकिन तुम्हें फॉरेन करेंसी तो मिल गई ना एक तरीके से, तुमने परचेज कर लिए। तो इसकी मतलब डिडक्शन ही क्या मतलब लेना चाहोगे इसकी तुम, वो सीधा इस यहाँ पे लिख ही दिया उन्होंने फिर भी। हम्म, चलो बाकी तो एक बार कवर अप हो गया पूरा, किसी को कोई डाउट है इसमें वैसे? नहीं है, ठीक है। ठीक है चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्या बात कर रहा है, डिसअलावेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ, तो थोड़ा लंबा है, नेक्स्ट सेशन में इसको देखेंगे थोड़ा सा। चलो इसी में कवर अप हो सकता है अपने पास टाइम थोड़ा सा। डिसअलावेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ ग्रेजुएट ग्रेचुटी, क्या डाउट है, एम आई ऑडिबल और नॉट, एम यू आर ऑडिबल और नॉट, और एम आई? ऑडिबल। हेलो, हाँ हाँ, यस यस। कल भी तो बोली थी। क्या? मैं बोल रही थी जैसे इनमें जो है ये प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो फिर जैसे हमने आपने पहले क्वेश्चन दिया था हमें 48 का 48 का कि एक्सेस वाला, तो फिर इनमें हमें अलो हो जाएगा इतनी पेमेंट जितनी हम कैश में करेंगे। अभी तुम बच की सही समय पूछ लिया, इसका मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी इसका आगे वहाँ पे, कि मतलब जितना तुमने कैश में किया होगा तो वहाँ पे वो भी डिसअलाउ हो जाएगा वहाँ पे, नहीं, अब जैसे कैश ही वाला आरबीआई डिसअलाउ हो को जाएगा। पेमेंट की ना हमने 10,000 से हाँ ज्यादा, हाँ तो फिर हमें इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि हमें अलो हो जाएगा इतना इतना, हमें अट्रैक्ट नहीं होगा ये प्रोविजन। हाँ, 10,000 तुम कितना RBI को कर दो पेमेंट, 1 लाख की कर दो कैश के अंदर, ले लो डिडक्शन। मतलब डिडक्शन मिल जाएगी ना हमें? हाँ। ठीक है। Section 48(7) provide no deduction would be allowable to any taxpayer in respect of any provisions made by him towards payment of gratuity to his employers or on the retirement or termination of their employment for any reason। मतलब प्रोविजंस ऑफ, जैसे कई मतलब जो कंपनीज होती है उन्हें ग्रेचुइटी का प्रोविजन बनाना होता है, तो उसकी वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते इनकम टैक्स में, सीधी सी बात ये कह रहा है। आगे रीजन दे रहा है, द रीजन फॉर डिसअलाउंस इज दैट डिडक्शन इन अलाउबल कंप्यूटिंग एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन exclusively benefit the further section 31 provide any expenditure other than expenditure covered this time। ये एक बार ये रीजन है, एक बार पहले मैं थोड़ा नीचे वाला भी बता देता हूँ, क्योंकि मेन तो वही है कि सेक्शन 40A(7) कहता है कि प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी डिसअलाउ हो जाएगा, उसमें कोई अलाउ नहीं मिलेगा। एक बार ये भी कवर अप कर देता हूँ, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स टू फंड ट्रस्ट प्रोवाइड इंट्रोडक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंगली नो डिडक्शन will be allowed there where the assessee pays in capacity of an as an employer towards setting up or formation of institution to fund। इनको हमने पेमेंट जैसे करेंगे, मतलब ये ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन होगा कि इन फंड्स के ट्रस्ट को फॉर्मेशन के लिए, तो वो भी क्या डिसअलाउड हो जाएगा, नो डिडक्शन, मतलब उसके इसमें नो डिडक्शन अवेलेबल होगी। अगर सच सम इज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड्स कवर्ड अंडर सेक्शन 36 अदर और एनी अदर लॉ देन डिडक्शन विल नॉट बी डिनाइड। अब जैसे हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं 36(1)(4) वगैरह, इससे क्या थे,